हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम शुरू करने वाले हैं एम्पायर के बारे में समझना। अगर आप मेरे साथ बने हुए थे इंटरनेशनल रिलेशन के सीरीज़ में, तो हम आ चुके हैं एम्पायर तक के, जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। इससे पहले के सारे पार्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं, आप जो है आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, एम्पायर है क्या। आपने बहुत बार जो है अपने बचपन से बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, जैसे कि आपने मुगल एम्पायर और बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एम्पायर होता क्या है? देखिए, एम्पायर अक्सर जो है बहुत ज़्यादा एक एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट जब दूसरे नेशन स्टेट्स पे अटैक करते जाता है और अपना जो पर्टिकुलरली कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? एम्पायर कहते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था। इन सारे एम्पायर में एक चीज़ कॉमन होती है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे एम्पायर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए ओटोमन एम्पायर है, ठीक है, या कोई भी और एम्पायर ले लीजिए। जो एम्पायर जिस सेंटर से शुरू होता है ना, मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो हमेशा डोमिनेंट रहता है, ठीक है। और बाकी सारी जगह पे कैप्चर करते जाता है, अपना इलाका जो है फैलाते जाता है, बड़ा करते जाता है, बट वो सारे जितने भी चीज़ें होती है वो सब पेरी पेरी रह जाती है। और जो सेंटर रहेगा वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर जो किंग रहेगा ये पूरे पेरी पेरी पे कंट्रोल करेगा। चाहे वो पेरीफेरी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हो, जैसे कि बड़े बड़े एम्पायर रह चुके हैं, उसमें बहुत सारे स्टेट्स आते थे, ठीक है। तो वो सारे एम्पायर्स जो है वो एक पर्टिकुलर सॉवरेन स्टेट बनाते हैं। क्यों सॉवरेन स्टेट बनाते हैं? पर्टिकुलरली जो 4 से या 5 से ज़्यादा स्टेट्स पे जो है कॉन्कर कर लेते हैं और फिर उसको अपने अंदर ले लेते हैं, तो एक सॉवरेन स्टेट बन जाता है, जहाँ पर राजा की जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाती है, इसलिए हम इसे सॉवरेन स्टेट कहते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट तरीके की पॉपुलेशन रहती है, ऑफकोर्स ही बात है। और उसी पॉपुलेशन को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि जब वो मुस्लिम्स इंडिया में आए, जब स्टार्टिंग में आप देखेंगे अरब अरब जो कॉन्केस्ट था सिंध का, तब आप समझेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आए, ठीक है। तो किस तरीके से डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उनको वही राइट्स दिए जाते हैं जो उनको ऑलरेडी दिए गए थे, उनके राइट्स उनसे छीन नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल जब अरब कॉन्केस्ट हुआ सिंध में, तो वहाँ पर जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, जिस तरीके का सिस्टम चला आ रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो कास्ट के बेसिस पे हर हर रोल डिवाइडेड थे, वही रोल चला आ रहा था, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। तो बहुत सारी पॉपुलेशन, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हर पॉपुलेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करो, तो उनको अपने अपने अकॉर्डिंग राइट्स दिए जाते हैं। सोचिए, एक ही एम्पायर के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग राइट्स हैं, ठीक है। और जो स्टेट है वो क्या है? सॉवरिन है। और जो उसका एम्परर है वो क्या है? हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन सारी स्टेट्स जो है उसकी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम अथॉरिटी किसकी है? एम्परर की है। और एम्परर जो है अपने आप को सुप्रीम बताता है और उसका जो सेंटर रहेगा हमेशा वो सुप्रीम रहेगा। अलग अलग स्कॉलर्स इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि स्टीफन पीटर रॉसन बताते हैं कि एम्पायर एक पॉलिटिकल फोर्स है, मतलब दूसरे नेशंस को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है और उनके चीज़ों को मतलब पॉलिटिकली कंट्रोल करता है, बिकॉज उनके राइट्स उनको दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ उनका टैक्स सिस्टम जैसा चलता है वो उसको अल्टर नहीं करते। बट हाँ, उनको पॉलिटिकली हम अपने खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोजन, इस तरीके का हायर करल इंटरस्टेट ऑर्डर बनाना। हायर करल इंटरस्टेट ऑर्डर मतलब ये कि एक से ज़्यादा स्टेट जो है एग्जिस्ट करेंगे एक एम्पायर के अंदर, और उन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक हायरकी रहेगी। और जहाँ उस हायरकी में सबसे ऊपर क्या रहेगा? एम्पायर रहेगा। एम्पायर रहेगा मतलब ये कि जो एम्पायर है, एम्पायर का जो हेड है वो सॉवरीन है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा। तो बेसिकली ये जो एम्पायर का स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया जाता है ताकि मोनोपोली मेंटेन रहे, किसकी? पर्टिकुलरली राजा की, या फिर आप कह सकते हो जिसने रूल किया है उसकी जो है मोनोपोली जो है मेंटेन रहे। और एम्पायर डेफिनेटली जो अब हम अब क्लाइंट स्टेट्स होते हैं, अक्सर ऐसा ऐसा करता है एम्पायर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अशोका के टाइम पे आप देखें कलिंगा में वॉर हुआ, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे स्टेट्स को कॉन्कर किया गया। तो जब कोई स्टेट को कॉन्कर किया जाता है तो उनके या तो राजा, ऑफ कोर्स ही बात है, वहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, तो वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को कहा जाता है कि आपको हमें एक फिक्स रिवेन्यू देना है, ठीक है। फिक्स रिवेन्यू आपको देना है ताकि हम आपकी जो है सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके और आप हमारे अंदर स्टेबल और सिक्योर तरीके से पीसफुली रह सके, इसलिए आपको एक फिक्स रेवेन्यू देना है। उसके बदले में हम आपके दूसरे स्टेट से प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब एक बड़ा सा एम्पायर है, ठीक है, पूरा इंडिया समझ लीजिए एक एम्पायर है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है क्या है? स्टेट्स हैं। अब एक स्टेट दूसरे स्टेट पर अटैक ना करे, इसकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो है रिवेन्यू देने की बात की जाती है। यहाँ तक क्या कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये रिवेन्यू जो है कंपल्सरीली लिया जाता है फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स।
और अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी जाती है। हर्टफ्राइड मुंकलर बताते हैं कि एम्पायर दूसरी पॉलिटिकल एंटिटीज को किस तरीके से मानता है। मतलब वो बताता है कि एक एम्पायर जब दूसरे स्टेट्स पे कॉन्कर कर लेता है तो पर्टिकुलरली वो ये बताने की कोशिश करता है कि मेरी अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मेरी अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है एक एम्पायर को आइडेंटिटी कैसे मिलेगी। एक एम्पायर को आइडेंटिटी मिलने के लिए वो कितने स्टेट्स पे एक्योर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही एक एम्पायर अपनी अपनी आइडेंटिटी को किससे एक्योर करता है, उससे एक्योर करता है जिस स्टेट्स पे वो रूल कर रहा है। और एक एम्पायर दूसरे एम्पायर से भी लड़ते रहता है बिकॉज उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिलेटरलिज्म का, मतलब हम पावरफुल है, हम ही ऑल पावरफुल है, दूसरे को पावरफुल नहीं होने देंगे। तो बेसिकली एम्पायर अकॉर्डिंग टू मंकलर एम्पायर की बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो चल पाए। पहली बात तो अपना खुद का जितना बड़ा एरिया है, आपने सुना होगा कि अकबर के टाइम पे एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर बहुत फैल गया। बाद वाले रूलर्स उसको इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए बाद में जाकर जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया, ठीक है, मराठास में। और वो आपने पूरी कहानी सुनी होगी, वो मैं वहां नहीं जाऊंगी। दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका था, उनके अशोका, उनके जो ग्रैंड चाइल्ड, उनके टाइम पे भी था। बट उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है चलते आ रही है। अगर एम्पायर को सस्टेन करना है, एंड्योर करना है, तो उसे अपने आप को जो है इकोनॉमिकली मेंटेन करके रखना होगा, कल्चरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर रिवॉल्ट ना हो, और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए आपने पूरे हिस्ट्री पढ़ी है, तो हिस्ट्री में बहुत सारे एम्पायर्स ऐसे रहे हैं जो ब्रूटल रहे हैं, कुछ पीसफुल रहे हैं, कुछ सेंट्रलाइज रहे हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज रहे हैं। अलग अलग तरीके के आपको एम्पायर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एम्पायर कहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे एम्पायर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर होम कंट्री से भी दूसरे लोगों पर रूल करते हैं। इस तरीके भी आपको एम्पायर देखने को मिलते हैं। और ये एम्पायर का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है आपको पता है, ब्रिटिश का जो एम्पायर था, हम इंडिया जो है, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एम्पायर का, ये मॉडर्न एम्पायर है जो ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया था, ये भी एक तरीके का एम्पायर है। इसमें उन्होंने हम पे आके रूल नहीं किया, मतलब डायरेक्टली आके रूल नहीं किया, बट उनकी होम कंट्री से वो हम पे रूल करते थे। तो इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सब एम्पायर से रिलेटेड है। आई होप आपको यहाँ पर जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम समझते हैं एम्पायर और नेशन स्टेट्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये हमें समझना है। अब स्टेट्स में आपको अगर एम्पायर्स में कंपेयर करना है तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ड नहीं है। एक एम्पायर के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि पूरा इंडिया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर है या कोई भी एम्पायर है, वो अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था, पाकिस्तान में भी फैला हुआ था। मैं अभी ऐसा बता रही हूँ ड्रॉ करके, ठीक है, इसको समझना मत रिलेटिवली। और ये समझ लीजिए इंडिया है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, चाइना का कुछ पार्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक के जो है सब चीज़ों में एम्पायर जो है फैला हुआ था। तो बेसिकली एक स्टेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एम्पायर, बिकॉज एम्पायर बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। एक एम्पायर के अंदर एक या एक नहीं, ऑफकोर्स एक से ज़्यादा स्टेट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, एम्पायर के अंदर डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, राजा का मन करा ये बाजू वाली कंट्री छोटी दिख रही है भूटान, इस पे भी अटैक कर लो, इसको भी अंदर ले लो एम्पायर के, ठीक है। तो एम्पायर्स की कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, राजा चाहता है कि जितना ज़्यादा एनेक्सेशन कर सके उतना ज़्यादा वो उसको फैलाने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो स्टेट डेफिनेटली उनकी एक बॉर्डर्स होती है, डेफिनेटली वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा आइडिया क्या है कि स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर ये होता है कि हर एक इंसान की जो होती है मतलब पॉपुलेशन जो होती है फिक्स होती है कि भाई ये लोग जो है इंडिया के हैं। अब आज आप इंडिया में रह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि कल आप पाकिस्तान के हो जाओगे या कल आप भूटान के हो जाओगे। आप इंडिया में रह रहे हो, आपकी जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन फिक्स है, मैं यही कहती हूँ पॉपुलेशन फिक्स है, मतलब आप जो है इंडिया की पॉपुलेशन है। और एम्पायर के अंदर क्या होता रहता है, एम्पायर के अंदर डिफरेंट तरीके के लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मतलब एक ही एम्पायर के अंदर कुछ लोग अपने आप को अलग मानेंगे, कुछ लोग अपने आप को अलग मानेंगे, अलग अलग कंट्रीज के लोग भी एक साथ आ जाते हैं। तो आप मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपके ऊपर है, बट आप जो है कम्प्लीटली एक एम्पायर के अंदर आ जाएंगे। और स्टेट के अंदर आपको पता है मोनोपोली चलती है, मतलब आपके राइट्स जो है आपके नेबर के इक्वल रहेंगे। नेबर मतलब आपके घर के बाजू में रहने वाला हो, चाहे आपके सिटीजन, कोई भी सिटीजन के राइट्स इक्वल रहेंगे। लेकिन एम्पायर में ऐसा नहीं रहेगा, एम्पायर में जिसके जैसे राइट्स है वो चलते जाएंगे, बस उसको एक्योर करते जाएंगे, उस कंट्रीज को एक्योर करने का काम चलते जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं देखा जाएगा, ठीक है। उनको देखा जाएगा कि जिस तरीके से उनका रूल चला आ रहा था उनको ही चलने दिया जाएगा। और मल्टी लेवल का वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का जुरिस्डिक्शन कैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, और हमारा जो रिस्ट्रिक्शन जैसा चल रहा है उसे चलने देंगे।
बहुत सारे अलग अलग तरीके के एम्पायर्स का जो है ओपिनियन आता है स्कॉलर्स में कि एम्पायर्स जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियसली डाइवर्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं एथनिकली नेशनली, ठीक है। बाद में जाकर धीरे धीरे प्रोटेस्ट होते हैं तो उसके कारण जो है एम्पायर्स ब्रेक डाउन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट में आती है। तो ये एम्पायर से कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आता है? एम्पायर्स के कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आता है इम्पीरियलिज्म का फिनोमेना। इम्पीरियलिज्म का ये जो फिनोमेना है ये मॉडर्न डे फिनोमेना नहीं है। इम्पीरियलिज्म का फिनोमेना बहुत टाइम से चला आ रहा है। इम्पीरियलिज्म का फिनोमेना क्या होता है कि एक कंट्री जो है अपने आप को सुपीरियर मानती है, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज पर अटैक करती है और अपने एम्पायर को जो है फैलाने की कोशिश करती है। इसे हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसी को जो है कहीं ना कहीं इम्पीरियलिज्म क्या करती है, जब दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो उनके रिसोर्सेज को भी यूज़ करती है और साथ साथ उसको अपने एम्पायर में भी ले लेती है। लेकिन मॉडर्न डे नेशन में जो एम्पायर्स बने, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिया को जो है कॉलोनी बनाया, तो उसमें क्या हुआ? उसमें उन्होंने जो है हमारे इंडिया के लिए कोई फ़ायदा नहीं देखा, बल्कि उन्होंने क्या करा, सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए काम किया। अब एम्पायर का वो जो फॉर्मेशन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो फोर्स से भी हो सकता है, मतलब फोर्स से कोई कंट्री ने दूसरी कंट्री को एक्योर कर लिया, मेंटेन कर लिया, कॉन्केस्ट कर लिया, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फोर्स का यूज़ ना करो और पावर का यूज़ ना करो, आप जो है लूजली बाउंड जो है रखे हो चीज़ों को। मतलब ये है कहने का कि फ्यूचर पास्ट में ऐसा हो चुका है, बहुत सारे एम्पायर जैसे कि बाइजेंटाइन एम्पायर और मैक्सिडोनियन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर, ये सब एम्पायर्स ऐसा करते थे कि जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ जो उनमें जो है कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती है, वो सारी कंट्रीज़ को थोड़ी सी रिलेटिवली ऑटोनॉमी देते थे, ठीक है, ऑटोनॉमी देते थे। और इनफैक्ट जो इनका एम्पेरर इलेक्ट होता था ना, तो ये जो एम्पेरर सेंटर में रहता था और जो इलेक्ट होता था, इसका जो इलेक्शन भी होता था, ये सारे जो पर्टिकुलरली लोग हैं उनके द्वारा होता था। इस तरीके के भी एम्पायर एग्जिस्ट करते हैं। तो इट कैन बी थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल बाय फोर्स और इट कुड बी थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा तो भी जो है इनसे ट्रिब्यूट तो कलेक्ट किया ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज बिना इकोनॉमिक पावर अगर कोई आप कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर आपका फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंट्रोल थोड़ा सा लूज रहेगा, लेकिन आपसे फिर भी क्या कंट्रोल क्या लिया जाएगा, ट्रिब्यूट तो जो है वो लिया जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ हमारा जो एम्पायर वाला टॉपिक है ये फिनिश होता है। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।